पता है आप सभी का आज की क्लास में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और गर्मियों का आनंद ले रहे होंगे। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। आपने पिछली क्लास तक आरएनएस की अवधारणा पढ़ी थी और वहां मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कोई भी पदार्थ अम्ल की भांति व्यवहार करेगा और क्षारक की भांति व्यवहार करेगा। वहीं पर मैंने आपसे एक चीज और पढ़ी थी या कही भी थी कि आप अगली क्लास में यहीं से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे और वहां हम क्या सीखेंगे, हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी जो विलयन है, चाहे वो अम्ल का है, क्षारक का है या किसका है, लवण का, वह विद्युत का सुचालक किस प्रकार से होता है। बात करते हैं एक बार फिर से आरएनएस के बारे में। तो आप लोगों ने ये कहा था या हम लोगों ने ये कहा था कि वे पदार्थ जो क्या देते हैं, H+ देते हैं, किसमें, जलीय विलयन में, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे ही आपने कहा था जो क्या देता है, OH- आयन देता है, वह क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता। यहां तक की बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे। और आपने क्या कहा था इसी कंसेप्ट में, आपने ये भी कहा था कि H+ देना चाहिए किसमें, जलीय विलयन में, यदि इन दोनों में से कोई भी एक की क्या है, कमी है, मतलब या तो आयन नहीं है या क्या नहीं है, जलीय विलयन नहीं है, तो वह आरएनएस के अनुसार क्या नहीं होगा, अम्ल की भांति कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कोई भी पदार्थ जो है, चाहे वह अम्ल है या क्षारक या लवण, किस प्रकार से विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिरकार विद्युत धारा किस प्रकार से बहती है। तो बच्चों देखिएगा कि विद्युत धारा बहने का जो रीजन है, क्या लिखा है मैंने, विद्युत धारा। आपने एक शब्द पढ़ा होगा या एक राशि के बारे में पढ़ा है और वह क्या है, आवेश। क्या है, आवेश, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और यह आप 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और एक क्या हो गया आपका ऋणात्मक। यानी कि जो आवेश होते हैं वह एक तो होता है धनात्मक आवेश और एक क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। फिर आप यह भी पढ़ चुके हैं कि अब जब आवेश बहेगा क्या होगा बच्चों, आवेश बहेगा मतलब ये क्या करेगा, गति करेगा, मतलब मैं क्या कहूं, बहेगा। तो जैसे ही आवेश बहेगा, आवेश के बहते ही क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या कह रहा हूं, दोबारा समझिएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं कि अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं किस प्रकार से होते हैं। और अम्ल क्षारक ही नहीं, आपको कोई भी एक पदार्थ दे दे मान लो और कह दे बताइए यह इसका जो जलीय विलयन है वह विद्युत का सुचालक नहीं करता, सॉरी सुचालन नहीं करता है या चालन नहीं करता है, तो समझाइए क्यों। तो उसके लिए आपको यह कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि विद्युत धारा के बहने का कारण क्या है, आवेश है। और आवेश कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक तो धनात्मक और एक क्या, ऋणात्मक। मतलब आप क्या समझे कि यदि ये दोनों आवेश में से कोई भी एक आवेश बहेगा, बहने का मतलब गति करे, मूवमेंट करे, तो सीधी सी बात है क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। यदि यह गति नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है विद्युत धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिएगा क्या हो सकता है कि आवेश 2 प्रकार से क्या कर सकता है बच्चों, गति कर सकता है। और वो 2 कौन कौन से प्रकार है, देखिएगा। एक मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, तो इलेक्ट्रॉन कण है मेरे प्यारे बच्चों ऋणावेशित। कैसा है, ऋणावेशित। तो मतलब ऋणावेश बह रहा है। तो यदि मान ली इलेक्ट्रॉन बहे तो क्या बहेगी, उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो एक तो आपने ये जान लिया कि आवेश के बहने से उत्पन्न हो रही है क्या, धारा। दूसरा, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, मैंने कहा Na+ और क्या है,
Cl माइनस है। क्या है? Cl माइनस। आप मुझे बताइए, क्या यदि यह दोनों बहेंगे किसी भी विलयन में, तो क्या यह विद्युत धारा का चालन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप यदि इनके ऊपर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आवेश दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आवेश। इसके ऊपर तो क्या है? ऋण आवेश। इसके ऊपर क्या है? धन आवेश। और जब किसी परमाणु के ऊपर क्या हो या किसी तत्व के ऊपर क्या हो, धनावेश और ऋणावेश हो, तो उन्हें हम क्रमशः क्या बोलते हैं? धनायन और क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायन और ऋणायन कहते हैं। यह आप पढ़ चुके थे कौन सी कक्षा में? या तो 9th क्लास में पढ़ लिया था कि धनायन क्या है और ऋणायन क्या है। अब आप दो बात समझ गए कि विद्युत धारा के लिए आवेश बहना चाहिए, या तो आवेश खुद बहेगा या फिर किसी के सिर पे बैठ के बहेगा। और जब सिर पे बैठ के बहे तो उसे अपन क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयन कहते हैं। तो आप एक कंसेप्ट सीधा सा याद रखिए कि कोई भी जो जलीय विलयन है वह विद्युत धारा का चालन करेगा। कब? जब उसके पास क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन या क्या होंगे? मुक्त आयन होंगे। ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करता हूं जलीय अम्ल के जलीय विलयन की, इसकी बात करते हैं बच्चों अम्ल के जलीय विलयन की, तो समझिएगा क्या है। आप जानते हैं कि अब देखिएगा एक चीज और इससे पहले समझते हैं। मैंने एक शब्द यूज किया थी, आवेश का बहना। क्या करना? आवेश का बहना, यानी आवेश क्या करे? मूवमेंट करे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिएगा आपके घर में भैंस है, ठीक है ना। आपके घर में क्या है? भैंस है, और भैंस खूंटे में बंधी हुई है। अब मान लीजिएगा आपने जो भैंस को खूंटे से बांधा हुआ है, वह जिस बेल से आपने बांध रखा है वह बेल भी क्या है? बहुत मजबूत है, और जो खूंटा है वह भी क्या है? बहुत मजबूत है। तो आप कहीं गए, किसी प्रोग्राम में चले गए, और जब आप आएंगे तो बताइए आपकी जो भैंस है वह आपको खूंटे पर पाएगी या नहीं पाएगी? सीधी सी बात है, खूंटे पर ही पाएगी। क्यों? तो जिस चीज से वो बंधी हुई है, जिस चीज से वो बंधी हुई है वे दोनों ही क्या है? मजबूत हैं। और जब दोनों ही मजबूत हैं तो वह गति नहीं कर सकती। लेकिन मान लीजिएगा दोनों में से कोई भी एक कमजोर होता, या तो भैंस की बेल कमजोर होती या क्या होता? वो खूंटा क्या होता? कमजोर होता, जो आसानी से बाहर निकल जाए। तो सीधी सी बात है, भैंस या तो बेल को तोड़ के भग जाती या फिर उस खूंटे को ही साथ लेके भगे जाती। तो आप इस उदाहरण से क्या समझ रहे हैं? आप यह समझ रहे हैं कि जब तक कोई आयन या कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त नहीं होगा तब तक वह क्या नहीं कर सकता? गति नहीं कर सकता। ठीक है ना। आप इतना तो समझ गए कि धारा के बहने के लिए आवेश का बहना क्या है? जरूरी है, परंतु यह भी पता होना चाहिए कि आवेश या आयन मुक्त भी होने चाहिए। ठीक है ना। अब क्या कहेंगे आप? मान लीजिएगा आपसे यहां दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टाइप तो क्या है? पहले टाइप में तो आपसे कह देगा कि ये फलाना फलाना क्या है? कोई पदार्थ है, और ये क्या कर रहा है? विद्युत धारा का चालन कर रहा है। क्या कर रहा है? चालन कर रहा है। किसका? विद्युत धारा का। जब आपसे कह दे कि विद्युत धारा का चालन कर रहा है तो आपको सिंपल सी एक बात कहनी है। आप जानते हैं कब धारा का चालन होता है? जब आवेश या आयन बहते हैं। तो आप क्या कह देंगे कि ये जो फलाना जो पदार्थ है वह क्या कर रहा है? अपने जलीय विलयन में आयन मुक्त कर रहा है, जिस कारण ये क्या कर रहा है? विद्युत धारा का चालन कर रहा है। इसी कंसेप्ट को एक क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। आपने पढ़ा था कि अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अब आप जानते हैं क्या बच्चों कि अम्ल जो होता है वह तो क्या देता है? H+ आयन, और क्षार जो होता है वह क्या देता है? OH- आयन देता है। किसमें? अपने जलीय विलयन में। तो जैसे ही आप क्या करोगे? इन्हें जल में डालोगे, यह आयन क्या होंगे? मुक्त होंगे। और जब आयन मुक्त हो जाएंगे तो मैंने भी आपको भैंस वाला उदाहरण लिया था कि खूंटा या बेल क्या है? कमजोर है, तो
आयन मुक्त हो गए, जब आयन मुक्त हो गए तो वो क्या कर पाएंगे, बह पाएंगे। बह पाएंगे मतलब क्या कर पाएंगे, गति कर पाएंगे। और जब गति कर पाएंगे तो वह धारा का क्या कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, चालन भी कर पाएंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो मैंने आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो यहां समझा दिया। जब आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बुक से उठ के आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या कहा जा रहा है कि यदि आपसे क्वेश्चन में कहे कि ये मान लीजिए मैं आपसे यही कह दूं कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, यदि कह रहा है क्वेश्चन की होते हैं तो आप क्या कहेंगे कि वह पदार्थ क्या कर रहा है, आयन मुक्त कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि अम्ल अपने जलीय में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं या विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन यहां जो बनता है वह आपसे बनेगा कि कोई भी जो पदार्थ है वह चालन नहीं कर रहा, वह चालन नहीं कर रहा, किसका, विद्युत धारा का। किसका बच्चों, विद्युत धारा का। अब आपने ये क्वेश्चन से समझिएगा, इसको आपने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया था C6H12O6 और आपको मैंने बताया था क्या, C2H5OH। ये तो क्या था आपका ग्लूकोज और ये क्या था आपका एल्कोहल। और आपने ये पढ़ा था कि ये दोनों क्या नहीं करते, अपने जलीय विलयन में H+ नहीं देते, H+ नहीं दे रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन कि क्या नहीं कर रहे थे, ये अम्ल की भांति वार नहीं कर रहे थे। अब सीधी सी बात है H+ क्या एक आयन ही तो है, यानी कि आप क्या कह देंगे, अब जब ये आयन मुक्त नहीं कर रहे तो बताइए क्या धारा का चालन करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो आपके पास उत्तर आ गया क्या, यदि क्वेश्चन आ जाए ग्लूकोज और जो क्या है एल्कोहल हैं, इनके जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, समझाइए क्यों। तो आप क्या कहेंगे कि ग्लूकोज और एल्कोहल अपने जलीय विलयन में धारा का चालन नहीं करते, क्योंकि क्या नहीं करते, ये जलीय विलयन में आयन मुक्त नहीं करते हैं। तो जो आयन मुक्त नहीं करेगा वो धारा का चालन नहीं करेगा, जो कर देगा वो धारा का चालन भी कर देगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि धारा के बहने के लिए क्या चाहिए, आवेश चाहिए, आयन चाहिए और इसका क्या होना चाहिए, बहना होना चाहिए। और बहेगा कब, जब वो क्या करेगा, मुक्त करेगा। क्या करेगा, मुक्त करेगा। सीधी सी बात है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आप यहां क्वेश्चन समझ चुके होंगे, मैं दोबारा एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि अम्ल के जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। तो क्या कहेंगे आप कि अम्ल अपने जलीय विलयन में क्या करता है, विद्युत H+ आयन देता है, इसलिए क्या करता है, यह H+ आयन क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं और धारा का चालन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको अब लिखेंगे कैसे कि अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या H+ आयन मुक्त करते हैं, जिसके कारण इनके जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो कर रहा है विद्युत धारा का चालन, सीधी सी बात है वो क्या देगा, या तो आवेश मुक्त या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या क्या दे रहा होगा, आयन दे रहा होगा। और जो नहीं कर रहा वह इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं दे रहा होगा। जो दे देगा वो धारा का चालन कर देगा और जो नहीं देगा वो धारा का चालन नहीं करेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मैं बात यहां पर साथ के साथ किसी कर लेता हूं, लवण की भी कर लेता कि लवण के जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिएगा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा NaCl क्या है, ये एक लवण है। और अब जब आप क्या करेंगे, इसे जल में डालेंगे, किस में डालेंगे बच्चों, जल में। जब आप इसे डालेंगे तो जैसे ही आपने इसको जल में डाला तो जल में डालते ही क्या होगा कि यह जो NaCl है यह अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ में और किसमें, Cl- में। आयनों में टूट गया, यानी कि इसने क्या कर दिए, आयन मुक्त कर दिए। जब आयन मुक्त हो गए तो ये क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। और जब स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो सीधी सी बात है इसका जो जलीय विलयन हो जाएगा वह विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। तो क्या कहेंगे आप कि लवण अपने जलीय विलयन में,
क्या करते हैं, आयन मुक्त करते हैं। यह आयन क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए लवणों के जलीय विलयन भी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है ना। एक अम्ल से रिलेटेड आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है और वो डायग्राम आपको बनाना भी है। देखिएगा, इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, ये कील ले रखी हैं और इसको परिपथ से जोड़ा हुआ है इस प्रकार से कुंजी लगा के। ठीक है ना। और यहां क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है तनुकृत अम्लीय विलयन। ये क्या है, रबड़ की डॉट है, ये क्या है, लोहे की कील है, जो किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोड का काम कर रही है। मैं बता चुका था इलेक्ट्रोड क्या होते हैं पहले चैप्टर में। ठीक है ना। धातु कोई भी दो छड़े। तो अब बताइएगा, अभी आप पढ़ चुके हैं कि अम्ल के जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। तो ये पहले प्रयोग के द्वारा देख लिया गया है। इस प्रयोग के द्वारा अपन इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि जैसे आप इस प्रकार का परिपथ बनाओगे और अम्ल का क्या डालोगे, जलीय विलयन डालोगे, तो तुरंत क्या हो जाएगा, जैसे आपने कुंजी ऑन करी, कुंजी ऑन करते ही आप देखोगे कि बल्ब क्या होने लग जाएगा, जलने लगे जाएगा। जिसके द्वारा आप ये पहचान सकते हैं कि अम्ल के जांच कर सकते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। चैप्टर की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप चैप्टर वाइज क्या पा सकते हैं, इनके नोट्सों की पीडीएफ पा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे की क्लास की। सुनिएगा बच्चों, आगे का कंसेप्ट क्या है। एक शब्द आता है, देखिएगा, जो टॉपिक है, टॉपिक का नॉर्मली नाम नहीं दिया हुआ, सीधा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाएं या अम्ल या क्षारक में जल मिलाएं। ठीक है ना। तो इस प्रकार का एक कंसेप्ट दिया हुआ है आपकी में। वैसे तो क्वेश्चन दिया होगा, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं बोला है, क्वेश्चन को पूरा बोलूंगा बाद में। ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट बता रहा हूं कि क्या जो इसका जो मीन है वो क्या दिया हुआ है कि ये दो बातें हैं। मान लीजिए आपके पास एक पात्र में तो क्या जल है, एक में क्या है, अम्ल है। अब ये कहा जा रहा है कि बताइए आप जल में अम्ल क्षारक को मिलाओगे या जिसपे में क्या भरा हुआ है, अम्ल क्षारक भरा हुआ है, उसमें क्या मिलाएंगे, आप जल मिलाएंगे। तो ये इस कंसेप्ट के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। इसी वीडियो में मैं उसको नहीं बताना चाहता, वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। एक कंसेप्ट आप और सीख गए कि धारा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे कि धारा का चालन करने के लिए क्या चाहिए, आवेश होना, आवेश का बहना क्या है, जरूरी है। अब या तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में बहेगा या किसके रूप में बहेगा, आयन के रूप में बहेगा। इसी से रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। देखिए कि आशुद्ध जल विद्युत का क्या नहीं होता, सुचालक नहीं होता। विद्युत का क्या नहीं होता, सुचालक नहीं होता। अब देखिएगा, आपने क्या पढ़ा था कि धारा के चालन के लिए बेही पदार्थों के जलीय विलयन क्या होंगे, धारा का चालन करेंगे, जिसमें क्या होगा, वे क्या कर सकते हैं, आयन मुक्त कर सकते हैं। इससे आशुद्ध जल के साथ क्या होता है बच्चों कि आशुद्ध जल में क्या नहीं पाए जाते, लवण नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, लवण नहीं पाए जाते। जब लवण नहीं पाया जाएगा तो सीधी सी बात है, आयन भी क्या नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे। और जब आयन मुक्त नहीं होंगे तो विद्युत धारा का क्या नहीं करेगा, चालन नहीं करेगा। तो क्या कह देंगे आप कि आशुद्ध जल में क्या नहीं होते, लवण उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या नहीं करता, यह आयन मुक्त नहीं करता है। और
इस कारण यह विद्युत का क्या नहीं होता, सुचालक नहीं होता है। तो वही आरएमएस की संकल्पना ही चल रही है, ठीक है ना। मतलब आप से ही रिलेटेड कर सकते हैं। तो आपने जैसे अम्ल क्षार में पढ़ा था कि अम्ल होगा कब, जब H+ देगा किसमें, जलीय विलयन में, ठीक है ना। तो दोनों ही जरूरी थे, H+ देना चाहिए और जलीय विलयन भी होना चाहिए। ऐसे ही यहां भी है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं हो रहा आसुत जल, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, लवण ही नहीं है, देने को कुछ है ही नहीं, तो फिर देगा क्या। तो देने को कुछ नहीं है तो सीधी सी बात है लवण नहीं है, और जब लवण नहीं है तो क्या नहीं देगा, ये आयन नहीं देगा, और जब आयन नहीं देगा तो विद्युत का क्या नहीं होगा, सुचालक भी नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आसुत जल तो नहीं होता, परंतु वर्षा का जल जो है, वर्षा का जल जो है वह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। बताइए क्यों। तो आपको मैंने कंसेप्ट पहले समझा दिया है, ठीक है ना, कि आयन होने चाहिए मुक्त, और वो कब होंगे, जब उसके पास क्या होंगे, उसमें लवण होंगे, और वो सीधी सी बात है आयन क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो क्या कहोगे आप, देखिए लवण वर्षा जो हो रही है वह ऊपर से आ रही है, नीचे आ रही है। तो ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया में वह बहुत सारे उसमें गैसें जो हैं वह उस जल से क्रिया करके क्या बना लेती हैं, कुछ पदार्थों का ऐसे का निर्माण कर लेती हैं। जैसे कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वायुमंडल में, वह क्या कर लेती है, हमारे जलवाष्प से क्या करती है क्रिया, जलवाष्प से क्रिया, और जलवाष्प से क्रिया करके क्या बना लेती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ऐसे ही आपने क्या पढ़ा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वह जलवाष्प से क्रिया करके बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो यानी कि क्या हो रहा है, अम्लों का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, अम्लों का निर्माण हो रहा है। इसमें हमारे पास जो वर्षा आ रही है उसमें, और जब अम्लों का निर्माण होगा तो ये वर्षा में मिल जाएंगे, और वर्षा में मिल जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, आयन मुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि होने वाली वर्षा में बहुत सारे क्या होते हैं, लवण उपस्थित होते हैं। यह लवण क्या करते हैं, आयन मुक्त करते हैं, जिसके कारण क्या करती हैं, वर्षा का जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो कैसे भी जोड़ लीजिए, मैं चीज समझा चुका हूं कहां से आए, वो ऐसे आए, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। आपने आसु जल वाला पढ़ लिया, आपने अम्ल वाला पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया, लवण वाला पढ़ लिया। मान लीजिए क्षारक से रिलेटेड आया तो क्या कहोगे, तब भी यही कहोगे कि क्षारक जो होते हैं वह अपने जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं, OH- आयन मुक्त करते हैं, जो क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, इनके जलीय विलयन क्या होते हैं बच्चों, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आज की क्लास में आपने ये जाना कि किस प्रकार से अम्ल, क्षारक और जो लवण है वह विद्युत का क्या करते हैं, सुचालक होते हैं, विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। और यदि कोई पदार्थ नहीं है विद्युत का सुचालक तो वह क्यों नहीं है, इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। यदि आप ये कंसेप्ट नहीं समझते तो फिर क्वेश्चंस के उत्तर आपको रटने पड़ते। अब आप समझ चुके हैं किस क्वेश्चन में मुझे क्या लिखना है। आज क्लास में बस इतना ही। इसी प्रकार रेगुलर पढ़ते रहिए, गर्मियां पड़ रही हैं, अपना ध्यान रखिए और रोजाना चीजों को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।